ठीक है, जो डिटरमिनेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसी का 4.2 एक्सरसाइज का इंट्रो। ये जो पिछले क्लास में हम लोग क्या कंप्लीट किए थे, एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन जो आपका था एक्सपेंडिंग ऑफ डिटरमिनेंट, क्या था आपका एक्सपेंडिंग ऑफ ए डिटरमिनेंट। और वहीं से हमें एक चीज सीखने को मिला था कि जो हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो तो हमारा काम था, लेकिन हमें प्रॉपर्टीज का क्या काम है, प्रॉपर्टीज का ये काम है, मान लो मेरे पास कोई एक डिटरमिनेंट ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, ठीक है। अच्छा, और एक मेरे पास दूसरा डिटरमिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा यहाँ पे मान लो 0 और ये है 0। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जहां पे देखोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 होगा कोई भी रो या कोई भी कॉलम में, जहां पे आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 होगा उसी कॉलम में उसी रो को लेकर हमें एक्सपेंड करना चाहिए। तो उसका मतलब ये आपका था C3, ये आपका क्या था C3, ये C3 को लेकर हम एक्सपेंड करेंगे। तो प्रॉपर्टीज का क्या काम है, प्रॉपर्टीज का यही काम है कि हम लोग ये जो मैट्रिक्स अभी ये जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट में हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर एक्सपेंड कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई 0 नहीं है, ठीक है। तो ये है आसान काम, ये आसानी तरीके से हो सकता है, इसे थोड़ा एक्सपेंड करने में डिफिकल्ट होगा क्योंकि सारे क्या है नॉन जीरो एलिमेंट है। तो इसी वजह से प्रॉपर्टीज को यूज करके, प्रॉपर्टीज का काम क्या है, प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग एलिमेंट्स का बीच में 0 ला सकते हैं, ठीक है। या कहीं पे भी कहीं रो या कहीं कॉलम पे भी आप नॉन जीरो डिजिट के प्लेस में 0 ला सकते हैं। अगर मैं ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को ट्रांसफर करके ऐसा डिटरमिनेंट बना दिया तो फिर ये केस क्या हो सकता है, मैं इसको एक्सपेंड करने में मुझे इजी होगा, ठीक है। इसी वजह से क्या करते हैं हम प्रॉपर्टीज को यूज करके चाहते हैं कि डिटरमिनेंट का जो भी एलिमेंट है वो नॉन जीरो डिजिट जो है वो 0 में कैसे न कैसे आ जाए, जैसे ही 0 आ जाएगा मुझे एक्सपेंड करने में क्या होगा इजी होगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अभी हम क्या करते हैं, हमारा पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज को समझ के याद रखना जरूरी है, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे, उसी हिसाब से कैसे हुआ एग्जांपल को भी याद रखते हैं, ठीक है। अच्छा, आपका जो अभी पहला जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ऑन इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, ऑन इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या बोलता है, ऑन इंटरचेंजिंग, ठीक है, ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, on interchanging row and columns the value of determinant remains unchanged। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, जब हम रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज मतलब पता है, ठीक है, दोनों का आपस में जब हम इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, जो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा अनचेंज, मतलब चेंज नहीं होगा। उसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास कोई भी डिटरमिनेंट है जो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मेरे पास कोई भी क्या है कोई एक डिटरमिनेंट है। तो ये भी डिटरमिनेंट तो अभी हम उसको एक्सपेंड किए नहीं, एक्सपेंड करने के बाद हमें ये भी जो भी डिटरमिनेंट मिलेगा, एक्सपेंड करने के बाद जो भी मिलेगा उससे पहले हम क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज क्या करेंगे ना, रो और कॉलम, सारे रो को कॉलम करेंगे, सारे कॉलम को रो करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब मैं इंटरचेंज करता हूं तो इंटरचेंज जब करूंगा ये डिटरमिनेंट अभी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज करने के बाद ये जो रो है रो किससे हो जाएगा कॉलम, मतलब R1 क्या हो जाएगा C1, R2 will change to C2 and R3 will change to C3, ऑब्वियस बात, ठीक है। तो फिर ये रो क्या हो जाएगा कॉलम, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 2 3, अभी 4 5 6, ये क्या हो जाएगा 7 8 9, मतलब सारे रो और कॉलम हम क्या कर देंगे इंटरचेंज कर देंगे, रो को कॉलम कॉलम को रो, ठीक है। अच्छा, ये जब हम इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करने के बाद अभी जो हमने इंटरचेंज कर रहे थे उसको हम क्या बोल रहे थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में पढ़ के आए थे ना ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। उससे हम कैसे लिखते हैं एडस लिखते थे मैट्रिक्स को। इसी तरह यहाँ पे जब हम ट्रांसफर किया अभी ये क्या हो जाएगा, ये जो डिटरमिनेंट है, ठीक है, अभी ये जो डिटरमिनेंट है मान लो ये कोई भी डिटरमिनेंट a है तो ये फिर क्या हो जाएगा a इक्वल टू a ट्रांसपोज टू, इसलिए मैं यहाँ पे ये सिंबल ये क्या है डिटरमिनेंट का सिंबल, ठीक है, a डिटरमिनेंट इक्वल टू a ट्रांसपोज टू डिटरमिनेंट। अभी ये दोनों क्या हुआ इक्वल होगा, ये दोनों का एक्सपेंडिंग वैल्यू डिटरमिनेंट क्या होगा दोनों का इक्वल होगा, ठीक है। हालांकि हम लोग उसका रो और कॉलम चेंज कर दिए, लेकिन रो और चेंज अगर हम ट्रांसपोज जब निकाल रहे हैं रो और कॉलम जब चेंज करते हैं, चेंज करने
बाद क्या होता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आपका क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी। समझ में आया फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज्ड। अगर आप सारे रो और सारे कॉलम को आपस में चेंज करते हो, चेंज करने के बाद क्या होगा आपका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा सेम होगा। ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं उसका दूसरा प्रॉपर्टी। जो दूसरा प्रॉपर्टी वो क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम, ठीक है, यहाँ पे मैं जो भी रो की बात करूंगा उसी के साथ साथ कॉलम भी होगा। ठीक है, तो इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे प्लेस है तो हम लोग कर लेते हैं। जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है, ये सारे प्रॉपर्टी को बीट पे बीट याद रखना है ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये प्रॉपर्टी हम अच्छे से उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, अच्छा दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है? इफ एनी टू रोज, इफ एनी टू रोज, रो मतलब कॉलम भी, ठीक है मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड, of a determinant are interchanged, the sign of then the sign of determinant, then the sign of determinant changes. फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? पहले प्रॉपर्टी में हम लोग ये पढ़े थे कि ऑन इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, मतलब सारे रो और सारे कॉलम चेंज होना चाहिए। अगर हमारे पास सारे रो और सारे कॉलम चेंज हो जाए तो फिर हमें क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट वैल्यू सेम मिलेगा। लेकिन अगर हम एनी टू रो या कॉलम को चेंज करते हैं, एनी टू रो या कॉलम दोनों चेंज करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? जो डिटरमिनेंट का सिंबल था वो डिटरमिनेंट का सिंबल चेंज हो जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है, यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या है? क्या 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ठीक है, मेरा पास ये डिटरमिनेंट है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ? दोनों रो का बीच में चेंजेस करता हूँ। पहले दोनों रो को चेंजेस करेंगे फिर दोनों कॉलम। ठीक है, दो एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल में मैं क्या करता हूँ ना, R1 विल चेंज टू R2। देखते दो साइड सिंबल मिल रहे हैं, मतलब दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। अगर मैं ऐसा लिखता R1 विल चेंज टू R2, उसका मतलब R1 R2 जैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों का बीच में इंटरचेंज हो रहा है। ठीक है, R1 विल चेंज टू R2। अच्छा, यहाँ पे भी सेम केस है ना, R1 चेंज होता है C1, C1 चेंज होता है R1। इस यहाँ पे क्या होगा? R1 विल चेंज टू R2, R2 विल चेंज टू R1। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 8 9 और 10 11 12 ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 11 12 7 8 9 13 14 है ना। चेंज होने के बाद ये चीज आ रहा है। अच्छा, फिर मैं प्रॉपर्टी सिस्टम से क्या है? अगर ये इंटरचेंज हो रहा है तो क्या होगा? देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल चेंज। देन जो डिटरमिनेंट का जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टोटल डिटरमिनेंट क्या है? ऑब्वियसली पॉजिटिव, सारे एलिमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो नेगेटिव से यहाँ पे लगेगा क्योंकि हम लोग दो रो के बीच में हम लोग क्या करके चेंज किए। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं क्या करूंगा? यहाँ पे C1 विल चेंज टू C2। C1 और C2 का बीच में हम लोग इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे C1 कौन है? 7 10 13। C2 कौन है? 8 11 14। तो ये दोनों में चेंज हो जाएगा। तो फिर ये कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 8 11 14 8 11 14 7 10 13 7 10 13 और लास्ट वाला क्या है? 9 12 15 9 12 15। तो जब हम दोनों कॉलम को भी चेंज करते हैं उसके बाद ये क्या लगेगा? नेगेटिव साइन। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव को नेगेटिव साइन लगेगा, तो क्या लगेगा? नेगेटिव साइन। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये फिर से पहला जो प्रॉपर्टी था वो क्या था ना, जब सारे रो सारे कॉलम चेंज होते हैं डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? जब हम दोनों रो या दोनों कॉलम के बीच में इंटरचेंज करते हैं तभी क्या होगा? डिटरमिनेंट का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव अगर होगा तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव यहाँ पे डिटरमिनेंट होता तो फिर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये आपका क्या है? दो प्रॉपर्टी। अभी रखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं आपका थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर कोई आपके पास डिटरमिनेंट है, ठीक है, अब उसी डिटरमिनेंट में अगर कोई ये टू रोज एंड कॉलम आर आइडेंटिकल, ठीक है, सिमिलर, अगर कोई भी दोनों रो या दोनों कॉलम कोई भी एक डिटरमिनेंट में सेम होगा तो टोटल डिटरमिनेंट का वैल्यू उसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
मतलब क्या बोल रहे हैं, if any two rows or column, ठीक है, if any two rows or columns of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. Then the value of determinant is 0. If any two rows or column of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. ठीक है, मैं उसका एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। उसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास कोई एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, जो आपका क्या है, डिटरमिनेंट जो है 114, ठीक है, ये क्या है 225 और ये क्या है 86, मेरे पास ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो ये जो डिटरमिनेंट अभी क्या होगा, 0 होगा। अब ये अगर मैं ये कोई डिटरमिनेंट का है a है, ठीक है, ये कोई डिटरमिनेंट का है a है, तो अगर मैं a का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो ये कितना होगा, 0। अभी मैं बोलूंगा ये डिटरमिनेंट क्यों 0 होगा, क्योंकि ये दोनों जो कलम, यहाँ पे तो रो सेम नहीं है, दोनों कलम क्या है, सेम है। यहाँ पे C1 क्या है इज इक्वल टू क्या है C1 और C2 दोनों क्या आइडेंटिकल और दोनों सेम है, इसलिए मैंने बोला 0। इसको हम क्यों 0 बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसका मैं तो प्रॉपर्टीज बोलते हैं ये 0 है, लेकिन मैं भी पूछ रहा हूँ ये क्यों 0 है, मुझे दिखाओ ये क्यों 0 है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमने क्या करना है, दोनों कॉलम को चेंज करना है, ठीक है, C1 और C2 को, C1 विल चेंज टू C2, C1 और C2 को हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। जब मैं C1 और C2 को चेंज करूंगा तभी मेरा ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज। मैं बोला था आपको चेंज करने से क्या होता है, A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज जो होगा, मैं C1 और C2 को दोनों चेंज करूंगा, मतलब C2 को C1 के प्लेस में और C1 को C2 को प्लेस में उसे लेना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4 5 6। ये 1 2 3 के प्लेस में इसका और इसका प्लेस में उसको मैं ले लिया, C1 और C2 को मैं इंटरचेंज किया। जब मैं इंटरचेंज इसको किया हूं तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ के आए थे, जब दोनों रो या दोनों कॉलम को इंटरचेंज करते हो फिर डिटरमिनेंट का सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। डिटरमिनेंट का सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। अभी यहां पे क्या है, मोड ऑफ ए, अभी यहां पे क्या है, माइनस मोड ऑफ ए। नहीं का एड्रेस लिख सकते हो, लेकिन एड्रेस लिखना जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ C1 और C2 को इंटरचेंज करते हैं। एड्रेस लिखा होगा जब सारे रो या कॉलम दोनों के बीच में इंटरचेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे मैं C1 C2 को चेंज करने के बाद मेरे पास ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2। तो a इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मोड ऑफ ए माइन, ये जब ये दोनों क्या है, अभी दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, अभी सेम है कि नहीं, ठीक है। तो ये पे जब इस पे पास आएगा तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ ए इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मोड ऑफ ए इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल कितना हो जाएगा 0। एक्चुअली मोड नहीं डिटरमिनेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे 0 होगा। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए। जब ये माइनस ए इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो जब हम दोनों, एक्चुअली मेन बात ये है कि जब हम दोनों कॉलम को आपस में हम दोनों मतलब कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, अगर आप 1 2 3 को चेंज करोगे आपस में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इससे यहाँ पे क्या होगा, चेंज करने के बाद भी हम लोग को सेम डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, माइनस सिंबल लग रहा है। अगर मैं किसी a का डिटरमिनेंट अभी 3 निकला और इंटरचेंज करने के बाद a का डिटरमिनेंट क्या होगा 3 होगा, लेकिन मैं इंटरचेंज किया हूं उसी वजह से मुझे क्या लगेगा माइनस साइन, तो 3 ये हो गया -3, तो ऑब्वियसली 3 प्लस ऑफ -3 इक्वल टू 0 ही होगा ना। तो टोटल डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आपको क्या याद रखना है, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, देन द टोटल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या था, थर्ड प्रॉपर्टी। ऐसा एक, हाँ, और एक बात सुनो, जैसा मैट्रिक में करते थे ना वहां पे डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा। क्या, मैं इसको यहां पे रख लेता हूं, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई दो, यहां मैं जैसे बोला a प्लस ऑफ माइनस a इक्वल टू 0, ठीक है।
जैसे आपको यहाँ पे बोला है कि कैसे जीरो होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये तो दोनों प्लस करने से ये होगा, ठीक है ना, तो ये कितना हो रहा था जीरो, और ये क्या हो रहा था टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मेरे पास दो डिटरमिनेंट ऐसा है, क्या मान लो ये 1 1 4, ये क्या है 2 2 5 और ये क्या है 3 3 6, ये डिटरमिनेंट है। इसके साथ मैं आपको और एक डिटरमिनेंट प्लस कर रहा हूं, एक और डिटरमिनेंट प्लस कर रहा हूं। मान लो ये डिटरमिनेंट है 1 7 5 2 6 3 4 5 8, मेरे पास ये डिटरमिनेंट, ठीक है। अगर मैं ये दोनों डिटरमिनेंट को प्लस करना चाहता हूं, अगर ये दोनों डिटरमिनेंट को ऐड करना चाहता हूं, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं ये नहीं लिखूंगा कि 1 + 1 2, 1 + 7 8, 4 + 5 9, ये क्या होगा 2 + 2 4, 2 + 6 8, 5 + 3 8, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 6 + 3 14। मैं ये चीज नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे मैट्रिक्स में आप क्या करते थे, एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इसको इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ एडिंग करके आप लिख देते थे। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं कर सकते। डिटरमिनेंट में इसको कैसे फाइंड करना है, पहले इसी का डिटरमिनेंट निकालो, पहले इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करो, फिर इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करो, फिर ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। डिटरमिनेंट में आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते हो, इसको याद रखना, कभी भी ये गलती मत करना। मैट्रिक्स में जैसा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करके ये फाइंड करते थे, अगर यहाँ पे ये मैट्रिक्स सिंबल होता, अगर यहाँ पे ये मैट्रिक्स सिंबल होता, तो फिर मैं जो यहाँ पे लिखा हूँ ये सही है, ये क्या है, ये सही है, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज राइट। लेकिन मैं हमारे पास क्या था, ये डिटरमिनेंट था। डिटरमिनेंट में क्या अलाउ नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्लस करना, एडिशन करना अलाउ नहीं है। अगर यहाँ पे क्या फाइंड करोगे, और यहाँ पे क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे ये डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना, ये गलत है ना, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू को क्या करना है, समेशन करना है, दोनों डिटरमिनेंट वैल्यू को क्या करना है, समेशन करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी ज्यादातर मतलब स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ठीक है, जो नया करते हैं तो ये गलती करते हैं कि क्या, अगर दोनों का कहीं समेशन दिया है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम कर देते हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये जो रूल है, ये सिर्फ मैट्रिक्स में ही अलाउ है, डिटरमिनेंट में नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। अब हम देखते हैं आपका फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पार्ट 1 में कुछ बता के आ चुका हूं, और यहां पर हम लोग उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में आपको ये ध्यान से देखना है कि मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे, और उसी प्रॉपर्टी को जब यूज करते हैं हम लोग डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपको क्या दिया है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम, ठीक है, मैं लिख के बताता हूं, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value gets multiplied, ठीक है। इसका मीनिंग क्या बताता हूं, वो क्या बोल रहा है ना, each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value gets multiplied with k, ठीक है। इसका मतलब है क्या है, अगर मेरे पास कोई एक डिटरमिनेंट क्या है, मान लो ये है कि a b c d e f g h i, ठीक है। मेरे पास अभी ये कोई एक डिटरमिनेंट है जिसका एलिमेंट्स ये है, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि मुझे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करना है ये डिटरमिनेंट के साथ। वो मान लो कांस्टेंट टर्म क्या है, k, तो फिर मुझे क्या करना है, k को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं भी यहाँ पे क्या लिखूंगा, k इंटू a b c d e f g h i, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। मैं आपको बोला था कि जब भी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो डिटरमिनेंट के साथ,
आप सिर्फ किसी रो या किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये अभी के अभी सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये के को भी सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैं आपको पार्ट 1 में डिटेल में बताया भी था। यहाँ पे जो करना है, किसी भी कांस्टेंट टर्म को अगर कोई भी डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिर्फ एक रो या एक ही कॉलम में आपको मल्टीप्लाई करना है। मान लो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये फिर क्या हो जाएगा, के ए के बी के सी डी ई एफ या जी एच। मैं इसको क्या किया, R1 के साथ मल्टीप्लाई किया। आप चाहे तो R2 R3 C1 C2 C3 किसी एक के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, चाहे रो हो या कॉलम हो। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता, अगर मैं इसको मान लो अगर मैं इसको k को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता तीनों के साथ, तो ये क्या हो जाता, अभी ये k मोड ऑफ a इक्वल टू ये क्या हो जाता, k a k b k c k d k e k f k g k h। अगर मैं ऐसा करता, जनरली मैं ये कहां पे करता था, मैट्रिक्स में। समझ में आ रही है, मैं पहला ही बोल चुका हूं कि आपको सिर्फ ये डिफरेंस देखना है कि मैं मैट्रिक्स में क्या करता था, अभी मैं डिटरमिनेंट में क्या कर रहा हूं। ये चीज आप कहां पे कर रहे थे, मैट्रिक्स में। अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर रहे तो सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना था मैट्रिक्स में। लेकिन डिटरमिनेंट में आपको सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अगर मैं k को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा ये आया, तो जब भी मैं उसको कॉमन निकालूंगा तो सिर्फ मुझे एक ही आना चाहिए कि नहीं। जब मैं k मल्टीप्लाई करता हूँ सारा एलिमेंट के साथ, मेरे पास ये आया, तो जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे एक ही k आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना k आया, 3 k आएगा। यहाँ देखो, अगर मैं एक k लाऊंगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन लाते हैं ना सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम से कॉमन ला पाते हैं। यहाँ ये ऐसा नहीं, अगर मैं यहाँ पे k कॉमन ले आया तो सारे चीज में k आ जाएगी, नहीं ये नहीं। अगर मैं यहाँ पे k कॉमन ला रहा हूँ तो सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम से ही कॉमन ला पाऊंगा। जैसे मैं एक ही रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, उसी से मैं एक ही रो या एक ही कॉलम से k को बाहर ला पाऊंगा। ठीक है। इसी से अगर मुझे सारा एलिमेंट के साथ k बाहर लाना है तो ये क्या हो जाएगा, k क्रॉस k क्रॉस k। यहाँ से k कॉमन, सेकंड रो से k कॉमन, थर्ड रो से k कॉमन, नहीं तो C1 से k कॉमन, C2 से k कॉमन, C3 से k कॉमन। तो अभी जाके ये कितना हो जाएगा, A B C D E F G H I। हम लोग कितना मल्टीप्लाई किए थे, k, लेकिन कितना आ रहा है, 1। तो ये तो गलत हुआ ना। जो चीज हमें k मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा था, k मल्टीप्लाई करने के बाद हमें k क्यूब मतलब बाहर निकालना पड़ता है कॉमन के हिसाब से। तो इसी हिसाब से ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सिर्फ कहां पे अलाउ है, मैट्रिक्स में। अगर आपके पास मैट्रिक्स है, हाँ अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, ठीक है। अगर मैं उसको K A फाइंड करूंगा मैट्रिक्स में, तो ये फिर कितना हो जाएगा, K A K B K C K D K E K F, ठीक है, ये K G K H K I, ये मैट्रिक्स में पॉसिबल है, और दिस इज नॉट पॉसिबल इन डिटरमिनेंट। ठीक है। अभी मैं आपको क्या एग्जांपल लेके दिखाता हूं। अभी मैं आपको एग्जांपल करते हैं इसी के ऊपर। ठीक है। अच्छा, मैं यहां पे रख करता हूं, आप उसको पॉज करके नोट कर दीजिए। ठीक है, नोट कर दीजिए। मैं आपके यहां पे इसी प्रॉपर्टीज के बेसिस, ये प्रॉपर्टीज के बेसिस एक क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम लोग क्या प्रूव करना है, जहां पे हम लोग k मल्टीप्लाई कर रहे थे एक कांस्टेंट टर्म, उसी को हम कॉमन लेके फाइंड करें कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है ना, ये क्या है, एग्जांपल है। मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, एक डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू क्या है, A B C D E F, ये क्या है, G H I। ठीक है, ये मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे 2a फाइंड करता हूँ, तो 2a कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे तो मैं सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे एक ही रो या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये फिर मैं रो 1 में मल्टीप्लाई करता हूँ, 2a 2b 2c d e f g h, ये आपका हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। तो ये करने के बाद जब 2a फाइंड करूंगा, है ना, जब इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो कितना हो जाएगा, जब इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो फिर कितना हो जाएगा, पहले मैं इसको एक्सपांड करता हूं ना। जब हम इसको a था, ये 2a था, ये ठीक है ना, ये a था, ये 2a था, ये। तो जब हम 2a को एक्सपांड करेंगे, ये एक्सपांड करने के बाद हमें कितना मिल जाएगा, 2a, है ना, 2a रो और कॉलम को छोड़ना है, छोड़ने के बाद बाकी कितना है, i माइनस fh। ठीक है, कितना है, ei माइनस fh। तो यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव।
तो फिर कितना होगा माइनस 2b का रो और 2b का कॉलम, 2b का रो 2b कॉलम छोड़ने के बाद कितना है id माइनस gf है ना, id माइनस gf प्लस प्लस ये कितना हो जाएगा 2c इनटू dhd माइनस g hd माइनस g। ठीक है। अच्छा जब हमें याद है तो जब हम यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 को हम लोग कॉमन ले आते हैं, तीनों चीज में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तीनों चीज में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 को कॉमन ले आऊंगा, कॉमन लाने के बाद ये क्या हो जाएगा a इनटू ei माइनस fh माइनस b इनटू id माइनस gf प्लस c इनटू hd माइनस g। ठीक है। अभी ये जो टर्म निकला, अभी ये जो 2 को छोड़ के अभी ये जो टर्म निकला, ये कौन सा टर्म है, ये टर्म है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें यही चीज मिलेगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना अभी, है ना, तो अगर मैं इसको भी सॉल्व करूंगा कि डिटरमिनेंट a को फाइंड, अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा a इनटू ei माइनस fh माइनस b इनटू b का रो b का कॉलम छोड़ दो, बाकी कितना है id माइनस gf प्लस c इनटू hd माइनस g, hd माइनस g। अभी देख लो ये जो टर्म और ये जो टर्म सेम है, तो इसको मैं अभी क्या लिख सकता हूँ 2 mod of a। ये तो टर्म का वैल्यू a ही है जो हम यहाँ पे फाइंड किए, जब हम यहाँ पे फाइंड किए तो फिर इसका प्लस में a लिख दिया तो ये प्रूफ हो गया कि 2 है। ठीक है। तो ये फिर हमारा क्या है सही है। तो 2 LHS में 2 mod of a इक्वल RHS में 2 mod of a, तो ये दोनों क्या है। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे इक्वल निकला क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही रो में मल्टीप्लाई किए थे। अगर यहाँ पे हम लोग तीनों रो में मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोग का क्या हो जाता, ये हो जाता 2 of a इक्वल टू 8 of a आ जाता। अगर हम तीनों में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोग का आंसर ये आ जाता। ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग एक रो में मल्टीप्लाई किए, इसलिए हम लोग यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा फिर हम देखते हैं क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये तो पता चल गया अगर ये तीनों 2 होता तो पहले 2 यहाँ से कॉमन आता, दूसरा 2 यहाँ से कॉमन आता, तीसरा 2 यहाँ से कॉमन आता, तो फिर ये क्या हो जाता 2 of a इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 इनटू मोड ऑफ a, बाकी टोटल मोड ऑफ a होता। तो फिर कितना हो जाता 2 of मोड ऑफ 2 डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 8 डिटरमिनेंट ऑफ a, ये हो जाता जो कि गलत है, जो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करना है, सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं। ठीक है। जो हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं उसी को यूज करके एक इजी मतलब एक क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी का क्या काम है, इसी मैट्रिक्स से ही पता चलेगा, इसी डिटरमिनेंट से। ठीक है। मान लो मेरे पास कोई एक डिटरमिनेंट है, वो क्या है, मेरे पास डिटरमिनेंट है 1 2 3। ठीक है। ये क्या है 5 10 15 और ये 4 6 8। मेरे पास कोई एक डिटरमिनेंट है और मैं अभी आपको बोलूंगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ऑब्वियस बात आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सपेंड भी कर सकते हो, बिना एक्सपेंड किए हुए आप इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो। अगर आपको प्रॉपर्टीज मालूम है तो देखिए हम प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कैसे बिना एक्सपेंड करते हुए इसका वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक है। पहला काम क्या है, हम लोग C2 से 5 को कॉमन लेना है। क्या काम है, टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C2, टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम C2। अब इस C2 से हमें 5 को कॉमन लेना है ताकि हमारा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 2 3 तो है पहला कॉलम, 5 लेते हैं कहां से कॉमन, सेकंड कॉमन C2 से, तो अभी C2 क्या हो जाएगा 1 2 3 5 1 5 5 2 10 5 3 15 और ये क्या हो गया 4 6 8। हमारे पास अभी ये डिटरमिनेंट है। ठीक है। प्रॉपर्टी को याद करो क्या था, अगर एक डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, if any 2 row or any 2 column of a determinant are identical then the determinant will be 0। यहाँ पे C1 क्या है 1 2 3, C2 क्या है 1 2 3, उसका मतलब C1 and C2 are identical in this determinant, that means value will be बिना एक्सपेंड करते हुए और कितना हो गया 0 हो गया। ये 0 अभी 5 तो मतलब कॉमन ले लिए ना, 5 कॉमन ले, अभी तो पता चलेगा ये क्यों 0 है, पता चले क्यों 0, क्योंकि अगर हम यहाँ पे C1 और C2 को क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे C1 ये तो 0 हो जाएगा, क्यों 0 हुआ
अगर C1 और C2 को मैं इंटरचेंज करूंगा तो फिर कितना हो जाएगा -5 ऑफ 1 2 3 1 2 3 4 6 8। दूसरा प्रॉपर्टी याद आया? अगर हम दोनों रो या दोनों कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो फिर सिंबल चेंजेस, यहाँ पे पॉजिटिव था 5, यहाँ पे -5 हो जाएगा क्योंकि हम लोग C1 और C2 को इंटरचेंज किए। लेकिन ये तो हालांकि ये दोनों तो सेम ही है ना, 1 2 3 1 2 3 4 6 8 1 2 3 1 2 3 4 6 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे -5, और ये 5 और -5 की वजह से ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव में, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू तो सेम आएगा नेगेटिव में। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सेम है, मान लो अब इसका डिटरमिनेंट कितना आया 6 आया, तो ये कितना है 5 into 6। अभी इसका डिटरमिनेंट 6 है और ये 5, तो 5 into 6 कितना हो गया 30, है ना। अगर मैं इसको अभी ये डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा तो इसका तो ये जो है ये सेम है, तो ये दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू तो सेम ही निकलेगा। तो अभी ये अभी कितना निकल रहा है 6 ही निकलेगा। अभी यहाँ पे कितना है -5, तो -5 into 6 कितना हो जाएगा -30। ऑब्वियसली दोनों क्या हो जाएगा 30 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू -30, तो 30 प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 60 इक्वल टू 0। तो फिर टोटल डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है। टोटल डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ रहा है 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बिना एक्सपेंड करते हुए प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो आपका प्रॉपर्टी फाइंड किया। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो क्या बोल रहा है, if to each element of any row or column, if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding element of other row or column are added, then the value of determinant remains same, then the value of determinant remains same। उसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है जो मैं प्लेस के हिसाब से ले रहा हूं, ठीक है। जो a कितना है, मान लो a कोई डिटरमिनेंट है जो आपका क्या है, ये है a1, ठीक है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। ये थोड़ा भी फेडेड लग रहा होगा, है ना, अभी लिंक थोड़ा फेडेड हो गया, इसलिए डिटेक्ट कर दिया कि if to each element of any row or any column of a determinant the equimultiples of corresponding element of other row or column are added, then value of determinant remains the same। ये आपका क्या कहता है प्रॉपर्टी। उसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक डिटरमिनेंट है, वो क्या है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, मेरे पास ऐसा क्या है डिटरमिनेंट है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा ये लिख सकता हूं कि r1 जो है वो क्या होगा r1 plus 2 r2, r1 equal to r1 plus 2 r2, ठीक है। क्यों मैं यहां पे ये नहीं लिख सकता हूं कि r1 equal to 2 r1, r1 equal r1 e raised to 3 r2, r1 e raised to 4 r3। मैं ये सब चीज मैं डिटरमिनेंट में नहीं कर सकता, मैं ये सब चीज डिटरमिनेंट में नहीं कर सकता। सिर्फ क्या कर सकता हूं, दोनों रो या दोनों कॉलम को एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके मैं उसका समेशन फाइंड कर सकता हूं। दोनों रो या दोनों कॉलम को मैं ऐड कर सकता हूं, वो भी किसके साथ, मैं एक कांस्टेंट टर्म को वहां पे मल्टीप्लाई करके। बोल रहे ना any two कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इक्विमल्टिपल्स होना चाहिए, जो भी मल्टीप्लाई करना है सारे में इक्वली मल्टीप्लाई करना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम। जैसे मैं यहाँ पे क्या बोला ना, r1 इक्वल टू क्या है r1 प्लस 2 r2, उसका मतलब मेरे पास ये है कि डिटरमिनेंट चेंज होकर क्या हो जाएगा, r1 के प्लेस में क्या होगा r1 तो होगा, लेकिन r2 का भी 2 मल्टीप्लाई होकर सम होगा। उसका मतलब मेरे पास r1 में क्या है a1 प्लस क्या होगा 2b1, a1 क्या होगा प्लस 2b, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, r2 का प्लेस में क्या है b1 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ना, a1 के साथ b1 a2 के साथ b2 a3 के साथ b3 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। तो फिर यहां में क्या हो जाएगा a2 प्लस 2b2, यहां पे क्या हो जाएगा a3 प्लस 2b3। बाकी चीज तो सेम होगा ना, मैं सिर्फ r1 में चेंज किया हूं, बाकी r2 r3 तो सेम होगा ना। ये फिर कितना हो जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर मैं ऐसा चेंज करता हूं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट will not change, the value of determinant will remain same। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, c1 को भी चेंज कर सकते हैं, c1 changes to c1 plus 2c2। इसी तरह किसी भी कॉलम किसी भी रो को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
इस चेंज करने से डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। और एक चीज आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग मैं बोल रहा हूं, कोई भी डिटरमिनेंट में एक साथ सिर्फ एक या एक दो जोड़ के, हालांकि हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लगने दीजिए, लेकिन आप किसी भी डिटरमिनेंट में एक साथ दो प्रॉपर्टीज को अप्लाई नहीं करोगे, सिर्फ एक ही बार एक प्रॉपर्टीज को यूज करना है, सॉल्व करना, दूसरे स्टेप में दूसरे प्रॉपर्टी यूज करना, सॉल्व करना। एक बार में आप दो प्रॉपर्टीज को कभी यूज नहीं करोगे, गलती करने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। जो गलती करने का चांसेस है वो बहुत मतलब इंक्रीज हो जाता है जब आप एक साथ दो या तीन प्रॉपर्टीज को यूज करते हो, कभी मत करना, ठीक है। नेवर अप्लाई, मैं ये लिख के बता रहा हूं, कभी नहीं करना है। नेवर अप्लाई टू और मोर प्रॉपर्टीज, नेवर अप्लाई टू और मोर प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन ए सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप, इन ए सिंगल स्टेप। नहीं तो बोलोगे कभी भी नहीं यूज करना है, नहीं कभी भी नहीं, इन ए सिंगल स्टेप, ठीक है। एक ही स्टेप में दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज कभी अप्लाई नहीं, मैक्सिमम दो, अगर हो सकता तो आप एक बार प्रॉपर्टी यूज करके कीजिए, लेकिन एग्जाम में टाइम में नहीं हो सकता है, इसलिए आप मैक्सिमम दो यूज करिए, उससे ज्यादा नहीं करोगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं बताया ना आपको, ये नहीं लिख सकता हूँ R1 = 2R1, ठीक है, C1 = 2C2। अगर मैं ये स्टेप करूंगा, अगर मैं यहाँ पे R1 = 2R1 कर दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, मोड ऑफ A = 2 मोड ऑफ A हो जाएगा। इसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाएगा ना, ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 को सिर्फ ऐड कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये फिर मोड ऑफ A = 2 मोड ऑफ A, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A = 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा। लेकिन यहां पे प्रॉपर्टीज क्या बोल रहे हैं, रिमेन सेम होने के लिए मुझे ऐसे इसी तरीके से ऐड करके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये चीज को आपको नहीं करना है, ये चीज आपको नहीं करना है, और ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, क्या कर सकते हो, R1 = R1 + 2R2, C1 = C1 + 2C2, ये आप चीज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या था आपका जो, अच्छा मान लो मेरे पास कि मैं क्या करूंगा, मैं ये चीज को कैसे कर सकता हूं, अगर मैं मुझे जरूरत पड़े तो मैं क्या कर सकता हूं। देखो यहाँ पे मेरे पास A है, चलिए रहने दो, मेरे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जो क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर मुझे जरूरत पड़े कि मैं 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एक 1/2 का को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसका मतलब यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, A = हाफ इनटू, और 2 जो मल्टीप्लाई करूंगा सिर्फ एक ही रो एक ही कॉलम में, डिटरमिनेंट में ये तो नहीं है, सारे एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैं रो में मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो 2A1 2A2 2A3, अभी B1 B2 B3 C1 C2 C3। मैं अगर चाहता तो ये कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लाऊंगा तो ये और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं किसी एक कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर 2 3 4 5 जो भी है, उसको बाहर में मुझे भी मल्टीप्लाई करना है, उसका रेसिप्रोकल 1/, करके मुझे मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसी तरह मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी पॉसिबल है, ये फिर यहाँ पे क्या है, सही है ना। तो सी अब यहाँ पे 2 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आपको R1 = 2R1 करना है, उससे पहले आपको हाफ मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, R1 = हाफ 2R1, ये ले सकते हो, तो फिर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं आपका लास्ट प्रॉपर्टी, जो आपका 6th प्रॉपर्टी है। बिफोर द स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं आपका जो 6th प्रॉपर्टी, ठीक है, जो लास्ट प्रॉपर्टी, आपको क्या कहलाता है, if sum or all term of a row or column, if sum or all term of a row or column of a determinant are expressed as a sum of 2 or more term, then the determinant can be expressed as a sum of 2 or more determinant। जब इसको रीड करोगे तो लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इजी है। मैं बता दूं इसका मीनिंग क्या है, वो क्या है, एक्सप्रेस द सम ऑफ 2 और मोर टर्म, मतलब एक डिटरमिनेंट में एक जो टर्म है वो एक या दो से भी ज्यादा हो सकता है, दो से भी ज्यादा हो सकता है। कैसे, मान लो मेरे पास ये डिटरमिनेंट है, ये क्या है, डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट किस हिसाब से दिया है ना, a + α1, यहाँ पे क्या होगा, b + α1 c + α1, ठीक है। तो इसको नहीं, दोनों से नहीं चेंज किया, α1 α2 एक है α3, ठीक है। और यहाँ पे b e f, ये g h और i, मेरे पास ये डिटरमिनेंट है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ,
डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट। इसको मैं तोड़ के दो डिटरमिनेंट के तरीके से लिख सकता हूं। अब ये जो एक डिटरमिनेंट है इसको मैं तोड़ सकता हूं। कैसे? अब ये डिटरमिनेंट मैं कैसे लिख सकता हूं? a b c d e f g h i प्लस प्लस क्या लिख सकता हूं? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 d e f g h i, ऐसा लिख सकता हूं। ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? दोनों सेम। मतलब ये चीज को मैं ऐसा एक्सप्रेस कर सकता हूं। मान लो यहाँ पे और एक कोई एलिमेंट होगा, मान लो अल्फा 1, यहाँ पे क्या होगा? बीटा 1 प्लस बीटा 2, यहाँ पे क्या होगा? प्लस बीटा 3। ऐसा अगर कोई एलिमेंट होगा तो इसको मैं और भी ऐसा भी लिख सकता हूँ आराम से, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 डी ई एफ जी एच आई, ये चीज कर सकता हूँ। जितना भी टर्म इसमें होगा मैं उतना टर्म को इसी हिसाब से मैं लिख सकता हूँ, इसी हिसाब से तोड़ के मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो ऐसा कर सकते हो, आपको ये पता चला। ये अगर मैं मैट्रिक्स, अगर मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, पहले इसको आप क्या करना है लिख दीजिए, लिखने के बाद मैं आपको और एक अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा मान लो मेरे पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास ऐसा कोई डिटरमिनेंट है। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है जो क्या है a प्लस बी सी प्लस डी और यहाँ पे क्या है e प्लस एफ जी प्लस एच आई प्लस जे के प्लस एल एम प्लस एन ओ प्लस पी क्यू प्लस आर, क्यू प्लस मेरे पास ऐसा डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से आप क्या ऐसे इसको ऐसे तोड़ के लिख दो कि ये क्या होगा ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा बी डी एफ एच जे एल ये क्या होगा एन पी आर। ऐसा आप लिख सकते हो? ऐसा नहीं लिख सकते, दिस इज इनकरेक्ट। ये प्रॉपर्टी ये चीज को नहीं बताता है, मैं जो पहला चीज किया हूं उसी को ही बता रहा है। ये जो पॉसिबल है ये डिटरमिनेंट में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई भी जो एलिमेंट है मल्टीपल हुआ है एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ, तब भी जाके आप क्या कर सकते हो उसको डिफरेंट दोनों प्रॉपर्टी या तीनों मैट्रिक्स या सॉरी दो डिटरमिनेंट या तीनों डिटरमिनेंट में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कोई पॉसिबल चीज आया, ये चीज को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। ये सिर्फ कहां पे पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल इन मैट्रिक्स, इट इज ओनली पॉसिबल इन मैट्रिक्स, नॉट इन डिटरमिनेंट, नॉट इन डिटरमिनेंट। ये आप डिटरमिनेंट में नहीं कर सकते हो, सिर्फ कर सकते हो तो कहां पे? मैट्रिक्स में। ये रूल आपका मैट्रिक्स में सही था, लेकिन डिटरमिनेंट में ये प्रॉपर्टीज ये चीज को नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसा हम पहले किए थे वही आपका ये क्या था सही तरीका था। ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली स्टेटमेंट बोल क्या रहा है वो सबसे बड़ा बात है ना। एक्चुअली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ना, फॉर डिटरमिनेंट ऑफ एनी टू रो। मैं ये स्टेटमेंट को थोड़ा इजीली आपको बता रहा हूं। एक्चुअली बोल क्या रहा है? एक्चुअली बोल रहा है फॉर डिटरमिनेंट when any one row or column, ठीक है, any one row or column have two or more elements, then we can split. ये स्टेटमेंट सिर्फ आपको इतना ही बता रहा है। अगर कोई डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम, एक ओनली वन ना, एक रो या कॉलम में दो या दो से ज्यादा टू और मोर एलिमेंट्स, देन वी कैन स्प्लिट। अगर दो या मोर एलिमेंट्स होंगे तो फिर हम उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही रो या एक ही कॉलम। यहाँ पे देखिए सारे रो या सारे कॉलम में क्या है दो या दो से दो एलिमेंट है। यहाँ पे R1 में भी दो एलिमेंट, R2 में भी दो एलिमेंट, R3 में भी दो एलिमेंट है। ये मैट्रिक्स है। डिटरमिनेंट क्या? सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम। ठीक है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इसमें डिपेंड है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में होना चाहिए। सारे रो सारे कॉलम में नहीं, सारे तो दूर की बात, दो भी कॉलम दो की रो भी होने से नहीं होगा, सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम अगर होगा तो फिर हम डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ये आपको क्या कौन बोल रहा है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज का आकृति आपका कौन सा है, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, जो आपका 4.2 में जो बात जो है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 4.2 जो है सारे ये प्रॉपर्टी के आधारित है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को यूज करके सारा डिटरमिनेंट क्या क्या है, सॉल्व किया है, एक्सपांड किया है। ठीक है, तो आप इस डिटरमिनेंट को जो प्रॉपर्टीज है सारे प्रॉपर्टीज को अच्छे से उसको कॉपी में नीट एंड क्लीन नोट करना है और एक बार उसको अच्छे से समझना है। ये प्रॉपर्टी को सारा याद रखना है, ये प्रॉपर्टी क्या है, क्या मतलब कौन सा बारह में कहता है और ये कहाँ पे यूज हो सकता है। और सबसे बड़ा बात, व्हाट इज डिफरेंस इन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स में आप क्या करते हो, डिटरमिनेंट में क्या कर रहे हो। अगर ये चीज को आपसे याद रख लिया अच्छे से तो क्या प्रॉपर्टीज को इजीली आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, हाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट।